गंगा गौरव के इस सफर पर हम मिलेंगे कुछ ऐसे व्यक्तियों से जिनका जीवन किसी मिसाल से कम नहीं और जिनके वजूद के बिना शायद हम नहीं। नमस्कार, मैं राज सिंह वर्मा, आपका दोस्त। आज आप और हम होंगे फिर से हम कदम गंगा गौरव के इस सफर पर। अरे 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 रुको। क्यों? एक मटके से नहीं, इस मटके से पानी लो। क्यों? तुम्हें पता नहीं ये मटका मुसलमानों का है और वो हम हिंदुओं का। अरे ये मटका किसका है? इन जैसों के लिए। मतलब? अरे ये नीच जात का है, अछूत है ये। क्या? इसे छूना तुम्हारे लिए पाप है। अगर तुम इसके मटके से पानी पियोगे तो तुम भी अछूत हो जाओगे। हाँ? हे भगवान, अब मुझे घर जाकर स्नान करना पड़ेगा। अच्छा, तो तुम्हें स्नान करना है, मैं तुम्हें अभी कराता हूँ। अरे अरे ये क्या कर रहे हो तुम? अरे! आज स्वाधीन भारत में ही जब भेदभाव की खबरें आम है, तो प्राधीन भारत में तो सामाजिक भेदभाव और छुआछूत का न जाने कैसा मंजर रहा होगा। उस सदी में दलितों के प्रति हो रहे अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने वाले महान क्रांतिकारियों में से एक थे बाबू जगजीवन राम, जिनके जीवन गाथा से आज हम होंगे रूबरू। He was a distinguished parliamentarian in the history of Indian democracy. बाबूजी ने हमेशा कोशिश की कि ये समाज वर्ग विहीन, वर्ण विहीन बने। सामाजिक भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ तो अपनी आवाज इतनी तेज करो कि उनके कानों के पर्दे फट जाएं। बाबू जगजीवन राम वो स्वतंत्रता संग्रामी और राजनेता थे जिन्होंने छुआछूत, भेदभाव जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ अपनी बुलंद आवाज उठाई। इसी दौरान वो खुद भेदभाव के शिकार हो गए और उनकी बुलंद आवाज को दबाने की कोशिश भी की गई। फिर भी उन्होंने कभी छुआछूत यानी अनटचेबिलिटी को अपनी सोच और अपने काम के आड़े आने नहीं दिया। उनके कार्य ये थे बचपन से जो मैंने देखे कि वो एक ऐसा समाज चाहते थे जो वर्ग विहीन हो और वर्ण विहीन हो, जो समाज अमीरी और गरीबी के बीच में बहुत ज़्यादा बटा हुआ है और जहाँ पर गरीबों की संख्या बहुत ज़्यादा है, वो समाज तरक्की नहीं कर सकता, हमेशा पिछड़ जाएगा। इसलिए वो चाहते थे कि अमीरी और गरीबी के बीच की खाई को पाट दिया जाए। और उससे भी बढ़कर के जो हमारे यहाँ जाति व्यवस्था के कारण भेदभाव है, उसने हमारे समाज को टुकड़ों में बांट दिया है और जो कुछ भी टुकड़ों टुकड़ों में बच जाता है, उसकी प्राण, उसकी आत्मा खत्म हो जाती है। 5 अप्रैल 1908 को बिहार के आरा के पास चंदवा गांव में जब बाबू जगजीवन राम का जन्म हुआ था, तब कौन जानता था कि एक दलित परिवार से निकलने वाली चिंगारी पूरे देश के दलितों और अनुसूचित जाति के सामाजिक स्तर को ही बदल देगा। जिस बैकग्राउंड में वो थे और भारत में उस समय जो तात्कालिक स्थिति थी वो भेदभाव से ग्रसित थी और उसको वो सिस्टम में बनाई गई थी यहाँ के उसका फंक्शनल एक रोल के लिए, लेकिन वो धीरे धीरे शोषण और भेदभाव से जुड़ता चला गया। जिसे हम नीची जाति का कहते हैं, वो कितना भी प्रतिभावान हो, उसमें कितने भी गुण हो, कितना भी मेहनती और ईमानदार हो, वो कभी उच्च जाति का नहीं कहलाता। हमेशा उसके साथ अपमानजनक व्यवहार होता है, जिसके कारण उसका आत्मबल टूट जाता है। और जिस समाज में ऐसे लोग रहते हैं जिनका आत्मबल टूट गया है, वो समाज तरक्की नहीं कर सकता है। इसलिए बाबूजी ने हमेशा कोशिश की कि ये समाज वर्ग विहीन, वर्ण विहीन बने। समाज के सभी वर्गों के लोगों को एक समान अधिकार मिले, ये बाबू जगजीवन राम का सिर्फ सपना ही नहीं, एक एहसास था जिसे वो बचपन से ही जीते आए हैं। पर इस एहसास की नींव कैसे पड़ी? वो कौन सी घटना घटी जिसके बाद वो छुआछूत के खिलाफ
आवाज उठाने के लिए तैयार हो गए। ये एक बहुत ही रोचक कहानी है कि उनके स्कूल के टीचर ने 2 पानी के मटके रखे थे, एक उच्च वर्ग और दूसरा निम्न वर्ग के छात्रों के लिए। उम्र थी 14 साल, सन 1922, आरा टाउन स्कूल जहां वो पढ़ते थे। जल्दी पीना। अरे रुको, क्यों? एक मटके से नहीं, इस मटके से पानी लो। क्यों? तुम्हें पता नहीं ये मटका मुसलमानों का है और वो हम हिंदुओं का। उससे क्या फर्क पड़ता है? पानी तो एक ही तरह से प्यास बुझाता है। अगर पानी को पता होता कि वो किसके गली में जा रहा है तो वो अपना रास्ता बदल लेता। अरे ये मटका किसका है? इन जैसों के लिए। मतलब? अरे ये नीच जात का है, अछूत है ये। क्या? हाँ अछूत है ये। इसे छूना तुम्हारे लिए पाप है। अगर तुम इसे छूओगे तो तुम भी पापी हो जाओगे। वो तो मैं नहीं जानता था। अगर तुम इसके मटके से पानी पियोगे तो तुम भी अछूत हो जाओगे। इसलिए ये अलग ही ठीक है। अब आप सोचिए कि किसी छोटे बच्चे के दिमाग पे उसका क्या असर पड़ेगा। और ज़्यादातर तो ऐसा होता कि वो बच्चा डर जाएगा और उसे स्वीकार कर लेगा और उसी से पानी पिएगा। लेकिन बाबूजी निर्भीक थे और वो इस प्रथा को तोड़ना चाहते थे, इसलिए उस छोटी उम्र में। अगर मुझे छूना पाप है तो ये भी पापी है, क्योंकि इसने मुझे मटके से पानी निकालते समय छुआ था। हाँ, हे भगवान, अब मुझे घर जाकर स्नान करना पड़ेगा। अच्छा, तो तुम्हें स्नान करना है, मैं तुम्हें अभी कराता हूँ। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? अरे! ये उनका पहला विद्रोह था सामाजिक भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ। और यही नहीं, उस समय से वहाँ पर एक अलग घड़ा रखने की प्रथा भी टूट गई। तो एक बहुत बड़ा इंकलाबी कदम छोटे पन में ही उन्होंने उठा लिया। बाबू जगजीवन राम के जीवन में कई मोड़ आए। उनमें से एक मोड़ तब आया जब 1925 में पंडित मदन मोहन मालवीय उनके स्कूल में आए थे। बाबू जगजीवन राम ने उनके लिए स्वागत भाषण दिया और इस भाषण से प्रभावित होकर पंडित मदन मोहन मालवीय ने उन्हें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आने का निमंत्रण दिया। जब मालवीय जी वहाँ पर स्कूल के निरीक्षण के लिए गए थे किसी प्रोग्राम में, और उनका वेलकम एड्रेस जो है वो बाबू जगजीवन राम जी के द्वारा दिया गया, और वो बहुत प्रभावित हुए और उनको लगा कि ये बच्चा बहुत होनहार है और ये आगे जाके कुछ करेगा। तो उन्होंने उनको एक निमंत्रण दिया कि आप हमारे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आइए। तो उन्होंने 10th पास जब किया फर्स्ट डिवीज़न से, उसके पश्चात वो BHU आए। लेकिन BHU में आने के पश्चात उन्होंने ये देखा कि यहाँ उनका वेलकम हुआ, यहाँ उनको एक स्कॉलरशिप भी मिला, बिरला स्कॉलरशिप के नाम से, जो कि अच्छे स्टूडेंट्स को दिया जाता है। तो वो यहाँ आए जब, तो उन्होंने, लेकिन हॉस्टल जहाँ वो रह रहे थे उस प्लेस पे उन्होंने देखा कि हॉस्टल में उन्हें अन्य बच्चों की तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा है, और उनको जो भोजन भी है वो सबके साथ में मिलकर अलग से दिया जा रहा है। और उससे ज़्यादा उनको हिला देने वाली जो घटना हुई कि जब उनको हेयर कट करवाना था, तो यहाँ के जो लोकल जितने भी बाबर्स थे, जितने भी नाई थे, वो उनका बाल काटने को उन्होंने मना कर दिया। जो कि स्टूडेंट्स के लिए आते थे, उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारा बाल हम लोग नहीं काट सकते। उनके लिए गाजीपुर से, यानी अनुसूचित जाति के स्टूडेंट्स के लिए गाजीपुर से स्पेशली एक नाई आता था 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते पर, जो उनके बाल को काटता था। ये सारी चीज़ें उनके अंदर इकट्ठी होती गई। तो बल्कि उनका पहला जो ऑर्गेनाइजेशन अनुसूचित जाति के लिए था, वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ही उन्होंने यहाँ के स्टूडेंट्स को एकत्रित किया जो उनके साथ के थे, और इस शोषण या इस भेदभाव के अगेंस्ट में उन्होंने अपने विचार दिए और उनको ऑर्गेनाइज किया और जगह जगह पर उसका प्रोटेस्ट किया। और इसके बाद शुरू हुई उनके मुहिम की मजबूती। अपने अधिकार के लिए लड़ना गलत नहीं। अगर ऊपर वाले ने गले में आवाज दी है तो वो आवाज उठाओ और छुआछूत के खिलाफ लड़ो। क्या बोले भाई, सुनता कौन है? अगर नहीं सुनता है तो अपनी आवाज इतनी तेज करो कि उनके कानों के पर्दे फट जाएं।
कहना आसान है, साथ कोई उठता बैठता नहीं, बोले तो किसे? वही तो, हॉस्टल में दूसरे छात्रों के साथ हमें खाना खाने नहीं दिया जाता। क्यों? हमारे बाल काटने के लिए यहां का नाई नहीं आता, बाहर से छोटी जात का नाई मंगाया जाता है। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा सामाजिक कद यहां के लोग कम मानते हैं। भाषा एक है, धर्म एक है, देश एक है, फिर हम लोग अलग कैसे हैं? तो हम क्या करें? विद्रोह जो मैं कर रहा हूं। शिक्षा के इस मंदिर में जो छुआछूत का बीज पनप रहा है, उससे सखम बुद्धि भला कैसे फले फूले। इसलिए मैं जा रहा हूं और यही मेरा इस भेदभाव के खिलाफ विद्रोह होगा।